नमस्कार। अक्सर हम जब संगीत की चर्चा करते हैं तो एक शब्द आता है बंदिश। बंदिश यानी उसका अर्थ है कोई बंधन। जैसे हम कहते हैं कि किसी पर बंदिश लगाना, किसी को बंधन में बांधना। तो ये बंधन या ये जुड़ाव या ये बंदिश क्या है और संगीत से इसका क्या संबंध है? जब हम राग रागनियों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अमुक राग की अमुक बंदिश, या ये बंदिश इस ताल में निबद्ध है, या इस बंदिश के ये बोल हैं, ये ध्रुपद की बंदिश है, ये ख्याल की बंदिश है, ये ठुमरी की है, ये धमार की है। तो ये बंदिश क्या है, ये बात जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। बंदिश का मतलब बिल्कुल सही, जैसे उस शब्द अपने आप में बताता है कि कोई बंधन या कोई एक तरह का इस प्रकार का एक लिमिटेशन कहीं पे हो, या हम कहें कि एक सीमा जो है उसमें किसी को बांध दिया गया हो। तो ये बंधन या ये बंधाव या ये बंदिश क्या है? संगीत में जहाँ तक बंदिश की बात है तो संगीत एक जुड़ाव जो है स्वर का, यानी कि सारे गामा प ध नी, और पद का यानी जो शब्द हैं, जो साहित्य है, और ताल का यानी जो काल का चक्र है। तो स्वर, शब्द और ये काल का चक्र, स्वर पद ताल, ये तीनों का जो समन्वय है वो बंदिश का निर्माण करता है। बंदिश के विषय में अक्सर मैंने अपने पहले कई एपिसोड्स में जो है आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। आज हम बंदिश का निर्माण कैसे किया जाता है, या बंदिश के निर्माण में क्या जो है बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बंदिश की बात जब हम कहते हैं तो विशेषकर जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तभी बंदिश का जो है, बंदिश शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा हम कहते हैं कि गीत है, गज़ल है, भजन है, शबद है, या कोई लोकगीत है, तो इस प्रकार से जो है बंदिश शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता। चित्रपट संगीत में भी हम कहते हैं कि अमुक फिल्म का अमुक गीत या गाना। तो भजन में भी हम ये नहीं कहते कि भजन की बंदिश क्या है, या हम कहें कि आपके गज़ल की बंदिश क्या है, हम ये नहीं कहते। बंदिश शब्द एकमात्र शास्त्रीय संगीत की जो राग रागनियों में जो बनाई गई जो बंदिशें हैं, या जो कॉम्पोजिशन हैं, जो रचनाएं हैं, उनको हम बंदिश कहते हैं। तो बंदिश एक परिभाषा जहाँ तक इसकी है, स्वर पद ताल का जो समन्वय है, वो जो रचना बनकर आती है इन तीनों के बंधन से, वो बंदिश है। अब ये जो स्वर पद और ताल की बात हम करते हैं, क्या मात्र स्वर पद और ताल के जुड़ाव से बंदिश का निर्माण किया जा सकता है? तो कोई भी बंदिश जो है हम चलते फिरते किसी बंदिश का निर्माण कर सकते हैं, ये भी प्रश्न आता है। या बंदिश के निर्माण करते वक्त हमें कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसा है? जी हाँ, बंदिश जो है वो ऐसे ही साधारण तौर पर बंदिश का निर्माण होना जो है वो संभव नहीं है। क्योंकि बंदिश को, यदि हम किसी राग की बंदिश को बनाना, जिसका निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उस राग में जो है हमें पूरी महारत हासिल होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि राग पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, और राग का जो विस्तार है, राग की जो भी उसके टेक्निकलिटीज़ हैं राग के निर्माण की, उसको हमें उसमें पूरी तरह से अभ्यस्त होना चाहिए, यानी कि उसका बार बार उसका रियाज जो है करना चाहिए। और जब बंदिश का निर्माण हो रहा है तो उस समय लगातार कुछ समय तक उस राग का अभ्यास किया जाना चाहिए, ताकि उस राग का भाव, उसका सुर जो है आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठ जाए, और फिर जो है बंदिश का निर्माण होता है। तो इसका मतलब राग से भी बंदिश का बहुत सुंदर संबंध है। बिल्कुल, राग से बंदिश का बहुत सुंदर संबंध है, क्योंकि जब तक ये दोनों का समन्वय नहीं हो तब तक वो भाव उजागर नहीं होता। तो पहले तो बंदिश जो है वो राग पूर्ण होनी चाहिए।
विद्यार्थी यहाँ पर ये कहेंगे या ये सोचेंगे कि एक राग में बहुत सारी बंदिशें होती हैं और बंदिशों के विषय भी अलग-अलग होते हैं। तो ये क्या पहले उस साहित्य को रचा जाना चाहिए और फिर उसको राग में निबद्ध किया जाना चाहिए? मैं जहाँ तक उचित समझती हूँ वो है कि आप राग को जब लगातार कुछ समय तक अभ्यास करते हैं और फिर आप राग की उस राग के भाव को ध्यान में रखते हुए आप किसी ताल विशिष्ट पर जो है बंदिश का निर्माण करते हैं, तो वो जो जो बहुत सारी सीमाएं हैं बंदिश के निर्माण, वो स्वतः ही उसका आप पालन करने लगते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये सीमाएं जो हैं ये क्या हैं, या एक ये जो सिद्धांत है वो क्या है, या जो नियम है ये क्या है। आज हम इसके विषय में चर्चा करते हुए आपको कुछ उदाहरणों के साथ जो है ये हम आपको बताएंगे। तो बंदिश के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि उसका साहित्य। हम एक एक करके स्टेप वाइज लेते हैं। बंदिश जो है वो एक हम कहें गागर में सागर वाली बात है, यानी कि एक सार रूप में जो है बंदिश वो राग के पूरे चित्र को सामने रख देती है। तो हम कभी कभी तो ये भी होता है कि विद्यार्थी जब परीक्षाएं देने जाते हैं तो वे क्या करते हैं कि वो बंदिश को याद कर लेते हैं और बंदिश के द्वारा राग का पूरा स्वरूप उनको ध्यान में आ जाता है। तो इसका मतलब यही है कि बंदिश में जो है वो राग का एक निचोड़ होता है, यानी कि राग की जो विशिष्टताएं हैं उसी में जो है राग के अंदर ही पूरा ओत प्रोत होता है, यानी उसी में गुंथा जाता है जो ये बंदिश है। और ये बंदिश जो है वो जब हम गाते हैं तो राग का स्वरूप स्वाभाविक है कि वो सामने आएगा। तो हम एक सबसे पहला पॉइंट है कि बंदिश में हम सबसे पहले स्वर की बात करें तो स्वर की बात में यानी राग में प्रयोग होने वाले जो स्वर हैं उनका विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसके बाद साहित्य की बात आती, तो सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। तो स्वर की बात यानी जैसे कि राग एमन की बात करें, या जिसे हम यमन कहते हैं या कल्याण कहते हैं। राग एमन में जो बंदिश है उसमें राग एमन के जो नियम हैं, यानी जब हम गाते हैं उसको तो हम नी रे ग म रे नी सा नी द प म ग म रे ग रे नी द नी रे सा, तो ये एमन का स्वरूप है। और जब हम बंदिश को गाएंगे तो या बंदिश का निर्माण करेंगे तो सबसे पहली बात है कि स्वरों का ध्यान रखना है। नि द नि रे गा गा रे नि ध नि रे सा रा। अब देखिए एक बंदिश का उदाहरण दे रहे हैं। गजाननलं बोदर गजाननलं बोदर परम सिद्धिदायक पायक साचे परम सिद्धिदायक पायक साचे विनायक विघ्न हरन सुख करन राखो गुनियन ला जग जाननलं बोदर गजाननलं बोदर। आप देखिए ताल चल रही है, मैं बंदिश को गा रही हूँ तो निद निरे गरे निद सा मद निरे ग मा मा ग म रे ग रे निद निरे सा। तो ये इन्हीं स्वरों का प्रयोग इस बंदिश में हो रहा है। निरे ग म नि द प म ग रे सा निरे नि द नि ग म ग सा निरे ग म नि द प म ग रे सा निरे नि द नि। अब ये देखिए स्वर भी तो वही प्रयोग हो रहा है जो एमन में प्रयोग हो रहा है। नि द नि रे ग म ग म म ग म ग प म ग म रे ग रे नि द नि रे सा गजाननलं बोदर गजाननलं
ग रे सा नी रे ग म प म ग रे ग म ध नि म ध म नि ध प म ध प म ग रे सा नी रे ग म म नि ध प म ग रे सा नी रे नि ध नि ग म ध सा नी रे ग म म नि ध प म ग रे सा नी रे नि ध नि। अब ये जब हम बंदिश की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि राग के अंतर्गत यानी राग में जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं ठीक उनका वैसे ही प्रयोग जो है वो बंदिश में मिलना चाहिए, यदि हम बंदिश को सही तरीके से उसकी कॉम्पोजिशन जो है उसको गाएं या उसको हम निर्माण करें उसका। तो राग एमन है तो राग एमन के ही स्वर उसमें प्रयोग होने चाहिए। कोई दूसरा राग है तो उसके स्वर प्रयोग होने चाहिए, यानी जो उसके स्वरूप में जो उसका अनुशासन है उस पर्टिकुलर राग का, वो थ्रू आउट बंदिश में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो पहला जो स्वर की बात है, मैं जौनपुरी गाऊंगी तो जौनपुरी की बंदिश यदि गाती हूँ तो मुझे ध्यान रखना है कि जौनपुरी के स्वर बिल्कुल उसमें सही होने चाहिए। इसी प्रकार से यदि मैं पूरे धराश्री गाती हूँ तो उसके स्वर पूरे आने चाहिए। नी रे ग म ध प म ग म रे ग रे सा, ये मैंने नियम पूरा उसमें इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ जब हम स्वरों की का गुथाव देख रहे हैं तो जो स्वर संगतियां हैं, यानी कि जैसे हम के नी रे ग अमन की बात करें, नी और ऋषभ की स्वर संगति है, नी रे ग मा ग म रे ग, तो म रे ग ये स्वर संगति, ग म द नि ये स्वर विशिष्ट स्वर संगति है, नी ध प पंचम पर न्यास है। तो ये जो छोटी छोटी बातें जो स्वरों से संबंधित है, जो राग के स्वरों का जो राग के चलन को बनाती है, उसका पूरा पूरा ध्यान हमने बंदिश में करना है। तो ये बंदिश इस प्रकार से जो पहली बात बंदिश में आती है, सबसे पहले वह स्वर की आती है। तो इस प्रकार से राग के स्वरों का हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात आती है साहित्य की। तो साहित्य जो है यानी पद, अब साहित्य कैसा हो, साहित्य किस प्रकार रचा जाना चाहिए, या साहित्य रचते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, साहित्य की बात जिसे पद कहते हैं, वो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि वो उसके जो शब्द हैं वो एक अच्छे शब्द या उच्च कोटि के शब्द होने चाहिए। और इन शब्दों में जब हम बंदिश में प्रयोग करते हैं तो बंदिश में अक्सर स्थाई अंतरा का प्रयोग, यदि हम ध्रुपद की बात करें, ख्याल की बात करें, धमार की बात करें, या अन्य जो है शैलियों में ठुमरी, दादरा, टप्पा, इनकी बात करते हैं, तो अक्सर स्थाई और अंतरा जो है इनमें आते हैं। लेकिन कुछ ध्रुपदों में या पुराने ध्रुपदों में या और रचनाओं में, ख्याल में भी स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग, ये चार भाग जो हैं ये मिलते हैं। और इन बंदिशों में, इस साहित्य में जो एक स्थाई से और अंतरा और संचारी और आभोग, इनका आपस में एक बहुत खूबसूरत जुड़ाव होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्थाई कुछ और कह रहा है और अंतरा कुछ और कह रहा है, और स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग, तो इनके जो अर्थ हैं ये आपस में जुड़े होने चाहिए। यानी कोई कुछ कह रहा है बंदिश में, जो बात कही जा रही है वही बात आगे अंतरा उसको आगे लेकर चल रहा है, और उसी से आगे चलकर संचारी और आभोग, ये इन चारों भागों में बंदिश के, या स्थाई और अंतरा यदि दोनों हैं तो उन भागों में विशिष्ट तौर पे इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। जब काव्य की बात करते हैं तो उसमें छंद प्रबंध का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अलंकार का ध्यान रखना चाहिए। जो शब्द और शब्दालंकार की बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं पे हम कहें कि एक मीटर या एक छंद सही होना चाहिए, जो कि बाद में ताल के साथ सही तरीके से बैठे। जब शब्दों की बात करते हैं तो उसमें तुकबंदी, यानी कि यदि हम स्थाई गा रहे हैं तो उसके प्रथम और द्वितीय, या यदि इसमें 2 पंक्तियां हैं या 4 पंक्तियां हैं, तो कहीं न कहीं उसका अर्थ देखते हुए शब्दों का, विशेषकर जो आखिरी के शब्द हैं उसमें सही तरीके से जो है वो एक तुकबंदी कहूँ, या एक तरीके से बैलेंस जो है दोनों में बना होना चाहिए, ताकि वो अर्थ गाते समय जो है वो अटपटा सा न लगे। ऐसा न लगे कि हमने जबरदस्ती शब्दों को उसमें भरा है, या उसका एक तरह से
फ्री स्टाइल में उसको लिखा है, इस प्रकार से जो है वो बंदिशें उचित नहीं मानी गई हैं। तो ये साहित्य की बात है। और जब हम उसको गा रहे हैं तो विशिष्ट तौर पे ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि साहित्य जो वो स्पष्ट होना चाहिए। यानी साहित्य जो है उसमें जो शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं और गाते हुए उच्चारण कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो शब्द क्लियर होना चाहिए। शास्त्रीय संगीत की बात करें तो अक्सर विद्यार्थी जब सीखते हैं या किसी बंदिश को गाते हैं, तो वो राग के भाव में इतना खो जाते हैं कि वो बंदिश के शब्दों को सही तरीके से उच्चारित नहीं करते, जिससे कि उसका अर्थ बदल जाता है। और ऐसे ही बहुत से उदाहरण कुछ बंदिशों में मिले हैं जो परंपरागत रूप में चले आ रही हैं, गाई जा रही हैं, लेकिन वो क्योंकि उसके अर्थ को न जानते हुए मात्र संगीत को आगे रखते हुए, स्वरों को आगे रखते हुए उसको गाते चले गए और आगे चल के आगे की जनरेशन ने बोला कि भाई हमने तो अपने गुरु को ऐसे ही सुना है, उन्होंने बोला हमने अपने गुरु को ऐसे सुना है। तो ये एक लगातार जो है गलत शब्द का या निरर्थक शब्द का या अर्थहीन शब्द का या उस शब्द के अर्थ में कोई और अर्थ निकल कर आ रहा है जिसका बंदिश से कोई संबंध नजर नहीं आता या उस बाकी के साहित्य से संबंध नजर नहीं आता, क्योंकि ये एक मौखिक विद्या रही है, प्रैक्टिकल रही है, जिसको कि सुनकर जो है आत्मसात करके सुनकर ही उसको सीखा जाता रहा है। तो वहाँ पर सही शब्द को यदि प्रयोग न किया गया हो तो वो गलत शब्द जो है वो, क्योंकि हम सिर्फ ताल पर, हम राग के स्वरों पर ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, तो हम उसके अर्थ पर ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए वो गलत जो है वो अर्थ चला आ रहा है। तो शब्दों की स्पष्टता, शब्दों का सही उच्चारण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है बंदिश की रचना में, क्योंकि वही तो बताएगा कि भाव क्या है। अब जैसे उदाहरण मैंने आपको एमन का दिया है, अब इस राग एमन में गजानन लंबोदर, ये गणेश वंदना जो है ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप देखिए कि यहाँ पर ये थोड़ा सा ईश्वर स्तुति के प्रति है, तो आपको श्रृंगारिक भी मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया पिया की नजरिया जादू भरी, पिया पिया की नजरिया जादू भरी, जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया 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 तो अब देखिए कि यहाँ तो साहित्य बिल्कुल ही बदल गया, यहाँ तो श्रृंगारिक आ गया, जिसे हम कहें कि संयोग श्रृंगार। तो आप देखिए दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन राग के अंतर्गत जब बंदिश का निर्माण किया गया तो दोनों में ही राग के नियमों का पूरा ध्यान रखा गया कि राग में जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं, जो स्वर संगतियां प्रयोग हो रही हैं,
उनका थ्रू आउट जो है उनका पालन किया जाए। तो ये साहित्य की बात होती है। इसलिए साहित्य बहुत अलग-अलग तरह का साहित्य जो है वो एक राग के अंतर्गत रचा जा सकता है। साहित्य को रचते समय ये विशिष्ट ध्यान देना चाहिए कि साहित्य एक अच्छा और एक विशेषता रखता हो, अपने अर्थ को पूरा स्पष्ट करता हो और शब्दों का चयन जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जो गा रहा है, जो प्रेज़ेंट कर रहा है, उसको उसको गाने में भी उसको सहजता हो और जो श्रोता सुन रहा है, वो भी उसका पूरी तरह से आनंद ले सकता है। जब हम शास्त्रीय संगीत की बंदिशों की बात करते हैं तो अक्सर ये एक अवधारणा बैठ जाती है कि पिया की नजरिया जादू भरिया एरी आली पिया बिन मैं उसकी बात करती या कोई अन्य बंदिश हो जिसमें कि सुन पावे मोरी सास नदिया या मैं पिया से कैसे मिलन जाऊं, इस प्रकार के बड़े संयोग श्रृंगार पूर्वक जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, हर तरह का क्योंकि रस की बात करते हैं तो रस तो 9 प्रकार के रस हैं। इन रस में से किस पर जो है वो बंदिश का निर्माण किया गया है, यानी कि जो उस निर्माण करता जो है जिसने उसको रचना बनाई है बंदिश को, उसका उस समय उसने क्या विजुलाइज किया, उसने क्या फील किया या उसके मनस्थिति क्या रही है, उसके अनुकूल ही उसने शब्दों का चयन किया, उसको लिखा। तो इसीलिए बंदिशों में या एक राग में विभिन्न बंदिशों में अलग-अलग जो है वो अर्थ जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। हाँ, कुछ बंदिशों में जैसे ऋतु प्रधान जो राग हैं, जैसे मल्हार की बात हम करते हैं या हम बसंत ऋतु की बात करते हैं, हम होरी की बात करते हैं, तो ये जो विशिष्ट ऋतु प्रधान जो बंदिशें हैं, उन बंदिशों में ऋतुओं का वर्णन भी मिलता है या उन बंदिशों की रचना जो है, वो इस विशिष्ट बात को ध्यान में रखते हुए कि भई बसंत का समय है, बहार का समय है, तो हमें उस समय क्या प्रकृति कितनी सुंदर सुशोभित रहती है, कितनी हर जगह फूल फूल खिले रहते हैं, रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, एक उल्लास नजर आता है। तो वो उस समय वो जो खुशी या उल्लास का जो एक अलग प्राकृतिक सौंदर्य से और ओत-प्रोत जो एक भाव जागृत होता है, वो बंदिशों में स्पष्ट रूप से झलकता है। उनको ध्यान में रखते हुए भी बंदिश का निर्माण किया जाता रहा है। और ऐसे ही होली के समय राग काफी के अंतर्गत या राग देस के अंतर्गत या सोरठ के अंतर्गत, तिलक कामोद के अंतर्गत बहुत सी बंदिशें जिसमें कि होली का वर्णन है या होली के समय क्या महसूस किया जाता है या किस प्रकार का वातावरण रहता है, उसके रंग में पूरी तरह से जो है सराबोर होके जो है वो बंदिशों का निर्माण किया जाता रहा है। इसी प्रकार से मल्हार यानी कि बारिश वर्षा ऋतु में किस प्रकार की बंदिशें जो भी बंदिशें रची, इसमें वर्षा ऋतु में क्या भाव होता है, क्या फील किया जाता है, कैसा प्रकृति की छटा कैसी होती है, किस प्रकार का एक अलग सौंदर्य होता है। तो इसमें एक मिलन का भी और विरह का भी जो एक भाव होता है या वर्षा ऋतु में क्या महसूस किया गया या वर्षा ऋतु में किस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य है या प्रकृति किस रूप में सामने आती है, उसका वर्णन। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए बंदिशों का साहित्य जो है वो रचा गया है और इसी प्रकार से विभिन्न रचनाएं जो है बंदिशों के रूप में सामने आई। तो साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन साहित्य जो है वो एक अच्छा और उच्च कोटि का साहित्य होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो राग तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उन शब्दों को गाने में वो सहजता या एक हम कहते हैं ना कंफर्ट जोन जो है, वो कंफर्ट जो हमें नहीं लगे, क्योंकि बंदिशें ऐसी होनी चाहिए कि हम भी उसको उसी खूबसूरत तरीके से आनंद लेते हुए गाएं और श्रोता भी उसका आनंद उठाएं। तो एक अर्थपूर्ण, एक बहुत खूबसूरत जो है बंदिश जो है वो तभी होगी जबकि उसका साहित्य भी जो है वो उतना ही खूबसूरत और अर्थपूर्ण होगा। इसी को हम आगे और विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस श्रृंखला में इतना ही। नमस्कार।